हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए थे, परसेंटेज कंपोजिशन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बेटा आज हम उसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं, दैट इज नंबर 4, नॉर्मेलिटी। ठीक है बेटा, नॉर्मेलिटी क्या है? जैसे मोलैरिटी थी, मोलैलिटी थी, वैसे ही नॉर्मेलिटी भी है, एक एक्सप्रेशन जो कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। इसको बेटा कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद हम इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। थोड़ा ध्यान देंगे इस वर्ड पर, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ solute present in per liter of solution, बेटा जैसे मोलैरिटी थी वैसे ही यहां पर भी सॉल्यूट का एक ऐसा रूप किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है जिसकी अमाउंट हमें पता करनी है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी जो होती है बेटा कैपिटल N से डिनोट होती है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बेटा अभी बताती हूं होता क्या है। इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हम निकालेंगे बेटा। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट किस में होंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम जब स्टैंडर्ड लेते हैं तो हम हमेशा लीटर में लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये बात मैंने पिछले 2 एक्सप्रेशंस में भी बताई थी कि अगर लीटर को हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमें ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये ग्राम इक्विवेलेंट होते क्या है। चलिए थोड़ा सा यहां पर आते हैं, हम देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट की ही बात की जा रही है। इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट एक्चुअल में किसके बराबर है? इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बेटा एक्चुअल में बराबर है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट, आप इसको मास बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। देखो काफी टर्म्स यहां पर ऐसी आ गई जो हमने पहले कभी नहीं सीखी। ठीक है, एक तो टर्म थी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दूसरी टर्म आ गई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए मैंने ग्राम इक्विवेलेंट के तो डिफाइन कर दिया, अब ऐसे ही डिफाइन कर रहे हैं हम इक्विवेलेंट वेट को। इक्विवेलेंट मास या वेट किसी भी सॉल्यूट का क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट और मास बेटा किसी भी सॉल्यूट का होता है मोलर मास। बेटा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मोलर मास एक्चुअल में एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है। मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगी कि एन फैक्टर क्या है। देखिए एन फैक्टर होता क्या है। अभी काफी सारे नए शब्द हैं लेकिन कई बच्चों ने 10th में ये वर्ड्स जरूर सुने होंगे। एन फैक्टर में बी, एन फैक्टर क्या होगा? में बी बेटा एन फैक्टर किसी एसिड की बेसिसिटी हो सकती है। ठीक है, बेसिसिटी हो सकती है बेटा, किसी बेस की एसिडिटी हो सकती है। ठीक है, किसी मेटल पर चार्ज हो सकता है, चार्ज ऑन कैटायन, किसी मेटल पर चार्ज हो सकता है। और बेटा किसी अगर सिंगल एटम की बात करें तो बेटा उसकी वैलेंसी हो सकती है। ये सभी बातें मिलकर एन फैक्टर बनती हैं। अगर एन फैक्टर हमें पता है तो हम मोलर मास क्या क्या हो सकते हैं? एटॉमिक मास हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट मास। अच्छा, इक्विवेलेंट मास जिसका हम निकाल रहे हैं वो उस वक्त उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा, यहां रख दिया जाएगा। उसका कोई मास यहाँ गिवन होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को बेटा यहां रखेंगे, दी गई वॉल्यूम को हम यहां रखेंगे और हम क्या निकाल लेंगे बेटा, नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीजें क्लियर करती हूँ कि एन फैक्टर क्या है और मेरे सॉल्यूट क्या क्या हो सकते हैं। पहले ये देखो, ये चीजें अगर आपको अच्छे से आ गई हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मेन फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का तो यही होता है, बट बेसिकली हम मेन फॉर्मूले से ज्यादा इस फॉर्मूले को फोकस करते हैं जब हमें इक्विवेलेंट मास जानना। क्लियर है बेटा, जैसे मोलैरिटी की और मोलर यानी मोलैलिटी की हमने यूनिट निकाली, वैसे ही यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है बेटा नॉर्मल। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल नाम होता है उस यूनिट का। नॉर्मल का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पर लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो हम बोलेंगे उसको नॉर्मल। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या रहेगी, नॉर्मल। ठीक है, तो हम वन बाय वन आते हैं, अलग अलग सॉल्यूट्स को लेंगे जिससे हम इसको अच्छे से डिफाइन कर पाए। चलिए, नॉर्मेलिटी को ही डिफाइन करना है, एक बार नॉर्मेलिटी को लेकर चलेंगे और फिर हम इसको वन बाय वन डिफाइन करेंगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी। सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगी बेटा एसिड के लिए। जैसे सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट एसिड भी हो सकता है, सॉल्यूट बेस भी हो सकता है, तो मैं सबसे पहले जो है वो आपके लिए सॉल्यूट लूंगी एसिड। ठीक है, चलिए लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ। सबसे पहले यही जानना जरूरी है, इक्विवेलेंट वेट। आप वेट भी लिख सकते हो, मास भी लिख सकते हो, वेट ऑफ एसिड। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एसिड क्या होते हैं। मैं यहां पर एसिड की डेफिनेशन लिख रही हूं, एसिड आर दोज सब्सटेंसेस, एसिड आर दोज substances which gives और रिलीज भी बोल सकते हो, गिव्स भी बोल सकते हो, which gives और रिलीज H positive ions in its aqueous solution। Remember that अगर कोई सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है तो वो एसिड नहीं होगा, क्योंकि वो क्या रिलीज नहीं करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज्ड इज नोन एज, ध्यान देना, एसिड के लिए H पॉजिटिव आयन तो उसको बेसिसिटी कहा जाएगा, बेसिसिटी। ठीक है, अगर H पॉजिटिव आयन की संख्या हमें किसी एसिड की मालूम चल रही है तो दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। एसिड बेसिसिटी, बेस एसिडिटी। ठीक है, तो अब हम किसी एक एग्जांपल को लेंगे। एक और चीज यहां नोट करनी है आपको, एसिड यानी H पॉजिटिव आयंस हमेशा ऑलवेज रिलीज, कहां से रिलीज होंगे, ऑलवेज रिलीज्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके पास होगा तब ही H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे। लाइक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर आप नाइट्रोजन के साथ H रख रहे हैं या आप ऑक्सीजन के साथ H रखते हैं, तभी आपके पास से क्या रिलीज होगा, H पॉजिटिव आयन। बेसिकली ऑक्सीजन के पास से सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज होते हैं। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, किसी एक एसिड की रिएक्शन जिसमें मुझे बेसिसिटी जाननी है। मैंने एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल HCl एक्वस, क्योंकि बेटा नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी मुझे कुछ भी कैलकुलेट करना होगा तो मुझे इसी प्रकार के सॉल्यूट की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने यहां लिखा एक्वस। एक्वस का क्या मतलब है, एक्वस का मतलब है कि मैंने इसको किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। यहां पर पानी से मिला हुआ सॉल्यूशन मैंने तैयार किया
और मैंने इस एक्वस सॉल्यूशन को ब्रेक किया तो बेटा मुझे 2 आयंस मिल रहे हैं। एक मिल रहा है H पॉजिटिव आयन और बेटा एक मिल रहा है Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, मुझे 2 आयन मिल रहे हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान देकर मुझे ये बताइए कि जब मैंने इस HCl के 1 मोल को, मोल यहां पर मैंने बताया था, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब बैलेंस करते हैं तो बैलेंस के लिए जो इंटीजर आप यूज कर रहे हैं दैट इज मोल। कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है? ये 1 कर रहा है। अभी यहां पर क्या लिखा था? द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज्ड इज नोन एज बेसिसिटी। तो बेटा इसकी बेसिसिटी क्या हुई? इसकी बेसिसिटी क्या हुई? अगर इसने 1 H पॉजिटिव आयन रिलीज किया है तो बेसिसिटी क्या है? 1। अगर 2 रिलीज करता है तो बेसिसिटी क्या हो गई? 2। 3 रिलीज करता है तो बेसिसिटी क्या हो गई? 3। तो इसकी बेसिसिटी क्या है? 1। अब हमारे पास इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। HCl यहां पर कैसे काम कर रहा है? एज सॉल्यूट काम कर रहा है। इक्विवेलेंट वेट निकालने का थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था मोलर मास बटे में एन फैक्टर, और यहां पे एन फैक्टर कौन काम कर रहा है? बेसिसिटी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोलर मास HCl का कितना होता है? 36.5 होता है ना ग्राम पर मोल, और बेसिसिटी है बेटा 1। डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? 36.5 इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट वेट ही तो है 36.5। अब अगर नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी हो हमें किसी क्वेश्चन में, तो हमें क्या मिल गया है? इक्विवेलेंट वेट। हमें कोई गिवन अमाउंट मिली होगी तो हम वहां से इस इक्विवेलेंट वेट का यूज करके नॉर्मेलिटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। सो वी जस्ट इजिली कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी। बोलो ये बात यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गई होगी। मैं एक सेकेंड एग्जाम्पल ले रही हूं। सेकेंड एग्जाम्पल भी आपको इससे ज्यादा और इंफॉर्मेशन दे पाएगा एसिड के लिए। बेटा बेस के लिए भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हम एसिड के लिए ही एन फैक्टर ले। आपका सॉल्यूट आपके क्वेश्चन में आपका सॉल्यूट बेस भी तो हो सकता है, आपके क्वेश्चन में सॉल्ट भी हो सकता है, आपके क्वेश्चन में कोई मेटल भी हो सकता है। जिस प्रकार की चीज आपको दी गई होगी उसी तरह की आपके पास क्या होना चाहिए? एन फैक्टर। मैंने इसीलिए आपको एन फैक्टर्स लिखवाया। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे देखिए बेटा, H2SO4 एक्वस। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इट इज ऑल्सो एन एसिड। एसिड है लेकिन पता कैसे होगा, कंफर्म कैसे होगा? H पॉजिटिव एक्वस। बेटा SO4 2 नेगेटिव एक्वस। मैंने इसको ब्रेक कर लिया आयंस में। बैलेंसिंग करने लगे तो मुझे कितने H पॉजिटिव मिल रहे हैं? 2 H पॉजिटिव मिल रहे हैं। सो व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ दिस? अब मुझे बताओ, H2SO4 को जब मैंने ब्रेक किया तो कितने H पॉजिटिव मिले? 2। तो बेसिसिटी भी कितनी हो गई? 2। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा? पहले मोलर मास, फिर डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। नाउ मोलर मास ऑफ H2SO4 is 92, बेसिसिटी is 2. Our answer becomes 49 इक्विवेलेंट। कितना इक्विवेलेंट वेट हो गया हमारे H2SO4 का? 49। जब हमें जब भी जरूरत पड़ेगी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने की, वी जस्ट राइट 49 हियर। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल लेते हैं, COOH। बेटा COOH, दिस इज योर ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये भी एक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड। बेटा इसको भी एक्वस फॉर्म में ही लेंगे। अब थोड़ा ध्यान देना, इसके ये दोनों H जो है यहां से निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। सो वी जस्ट गेट 2H पॉजिटिव प्लस में COO, ये होल ट्वाइस चला जाएगा, 2 नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव हो गया, होल ट्वाइस हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं समझ में आए तो C2O4 2 नेगेटिव। देखो 2 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है, C2O4 2 नेगेटिव। बेसिकली चार्ज बैलेंस होना चाहिए। नाउ अब बेसिसिटी क्या होगी? अब बेसिसिटी फिर से क्या होगी? 2।
बेसिसिटी फिर से 2 है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट देखेंगे, हमारे पास इसका मोलर मास होता है 90 डिवाइड बाई 2। बेटा 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो साइड में ऐसे डिवाइड करके देख लो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना, 2 4 जा 8, 1 कितना हो गया? 45। तो बेटा 45 हमारे पास क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट। किसका इक्विवेलेंट वेट आ गया? ऑक्सैलिक एसिड का। क्लियर है? तो यहां पर मैंने देखो आपको 3 एग्जाम्पल दिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपकी इच्छा है कि हम इसको बेस में भी लें तो मैं बेस का भी एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाऊंगी। COH डॉट 2H2O। बेटा ये एक्वस सॉल्यूशन था, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल जहां पर वाटर एज अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट प्रेजेंट हो। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसके अंदर से कितने वाटर मॉलिक्यूल्स? 2H पॉजिटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस 2H2O रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, मेरी बेसिसिटी कितनी आएगी? बेसिसिटी हो गई बेटा 2। ठीक है, बेसिसिटी हो गई 2। तो आप अंडरस्टूड है आपको, इसका मोलर मास हो गया बेटा 120 डिवाइड बाई 2 दैट इज 60 इक्विवेलेंट वेट। ये क्या निकाला बेटा? इक्विवेलेंट वेट। तो आई होप एसिड का आपको समझ में आ गया। एसिड को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलने चाहिए? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। जितने H पॉजिटिव आयन होंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगी? बेसिसिटी। चलिए एक दो एग्जांपल मैं आपको बेस की ओर दे देती हूं ताकि कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। कई बार आपको सॉल्यूट एज अ मेटल भी मिल सकता है, सॉल्यूट एज अ सॉल्ट भी मिल सकता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। पहले हम किसी बेस के बारे में बात करते हैं। कोई बेस अगर हमारे पास हो तो एग्जांपल नंबर 5 हो गया बेटा NaOH एक्वस। एक्वस को ब्रेक किया बेटा Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। यहां पर मैं एक और बात आपके लिए थोड़ा सा क्लियर करूंगी। यहां पर आप थोड़ा सा मान के चलिए, बेस क्या होते हैं? बेस आर दोज substances which release OH negative ions in its aqueous solution। ठीक है, OH नेगेटिव आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब जैसे बेटा मैंने वहां पर आपको बेसिसिटी बताया था, यहां पर हम क्या लिखेंगे? एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी एक्चुअल में है क्या? नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस रिलीज्ड। तो हमने इसको नाम दिया एसिडिटी का। अब मैंने NaOH की बात की है तो NaOH को थोड़ा जरा ध्यान से देखो, कितनी एसिडिटी होनी चाहिए? 1। तो बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है NaOH का। मोलर मास हो गया बेटा इसका 40 और बेटा बेसिसिटी हो गई 1। तो हमारा कितना इक्विवेलेंट वेट आया बेटा? 40 इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना? तो ये हमारे इस प्रकार से किसी बेस का होगा। बेस के साथ साथ बेटा अगर हम यहां पर और भी किसी और एग्जाम्पल को लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6, देखो बेस की डेफिनेशन क्लियर हो गई, बेसिसिटी से एसिडिटी क्लियर हो गई। अब बेस का एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, बेस है, ये भी थोड़ा ध्यान दो, बेस है, इसको रिलीज किया Ca2 पॉजिटिव एक्वस प्लस में 2OH नेगेटिव एक्वस। अब तक तो आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। नाउ व्हाट्स द एसिडिटी? एसिडिटी यहां पर कितनी होगी बेटा? 2, क्योंकि कितने OH नेगेटिव निकल रहे हैं? 2। तो इक्विवेलेंट
वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, व्हाट इज द मोलर मास? कैल्शियम का होता है बेटा 40, 40 प्लस में 32 प्लस में 2 34, 34 प्लस में 40 कितना हो गया 74, 74 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करके देखो 74 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 4, 2 7 जा 14, तो कितना इक्विवेलेंट वेट आ गया हमारे पास 37। तो ये थे हमारे पास इक्विवेलेंट वेट निकालने के तरीके। नॉर्मेलिटी यहां कंप्लीट नहीं हुई है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना सीखा है, इक्विवेलेंट वेट। अगर इक्विवेलेंट वेट हमें आ जाता है तो हम इसको अपने प्रीवियस फॉर्मूले में रख के क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नॉर्मेलिटी। क्लियर है बेटा? नॉर्मेलिटी के साथ कुछ रिलेशंस आते हैं, वो रिलेशन एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। चलिए क्या क्या रिलेशन आते हैं। इससे पहले कि रिलेशंस पे आए, मैं एक इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट और सिखा देती हूं आपको कि किसी एलिमेंट का या मेटल का या सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है? चलिए एक बार इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखते हैं किसी एलिमेंट का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले उसके ऊपर चार्जेस को लेंगे, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है तो हमें उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। एलिमेंट आर दो सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स आर प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म लिख सकते हो, प्योरेस्ट फॉर्म ever present in surrounding। हमारे चारों तरफ जो चीज प्योर फॉर्म में है हम उसको एलिमेंट कह सकते हैं। तो किसी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, तो बेटा हमें क्या पता होना चाहिए उस एलिमेंट का, एटॉमिक मास, और बेटा क्या पता होनी चाहिए उसकी वैलेंसी। ठीक है, सपोज मुझे किसी क्वेश्चन में सोडियम का इक्विवेलेंट वेट पता करना है, मैं सोडियम को यूज कर रही हूं। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 और वैलेंसी क्या होती है 1, सो 23 इक्विवेलेंट वेट बिकम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, तो एलिमेंट का भी, अच्छा सॉल्ट आ जाए, सॉल्ट अगर हमें सॉल्ट मिलता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अगर किसी सॉल्ट का हमें मिलता है, तो सॉल्ट हमें मिलता कैसे है पहले देखो, एसिड प्लस वाटर, सॉरी एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, तब हमें सॉल्ट मिलता है। तो सॉल्ट के अंदर जो कैटायन होता है, चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन बिकम्स दी एन फैक्टर, क्या बन जाता है एन फैक्टर बन जाता है। बाकी चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं, सॉल्ट है तो हम क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, और एन फैक्टर क्या हो गया कैटायन पर चार्ज। जैसे NaCl के बारे में पता करना है तो NaCl का मोलर मास हो गया बेटा 23 प्लस 36.5 दैट इज 58.5, 58.5 बेटा कैटायन कौन है सोडियम है, +1 होता है, 58.5 ही इसका क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट। आई होप नॉर्मेलिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको इक्विवेलेंट वेट में नहीं आएगी। बट कहीं पर बीच बीच में मैं आपको ये बताती भी रहूंगी जब हम न्यूमेरिकल्स डील करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट किस सॉल्यूट का क्या होगा। ठीक है, चलिए बेटा अब जैसे हमने नॉर्मेलिटी मोलैरिटी मोलैरिटी कर ली, अब कुछ रिलेशनशिप देखते हैं इनके। तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है, इनके आपस में कुछ रिलेशंस होते हैं। नॉर्मेलिटी ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट कई बार जो है ना शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस निकालने हो सकते हैं। तो एक बहुत ही आसान सा रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान देना,
मैं इसको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। ठीक है बेटा, और ये मैं आपको बता चुकी हूं कि एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर होता है बेटा बेसिसिटी फॉर एसिड। बार बार लिखने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बस आपको क्लियर हो, एसिडिटी फॉर बेस। ठीक है बेटा, और बेटा चार्ज ऑन कैटायन फॉर सॉल्ट, और बेटा वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ये आपके एन फैक्टर्स रहने वाले। ठीक है, तो एन फैक्टर की जगह इनमें से कुछ भी यूज होगा, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का रिलेशन हमें क्लियर हो जाएगा। अब बेटा कुछ रिलेशंस देखते हैं, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी। हम शॉर्ट ट्रिक्स से न्यूमेरिकल्स निकाल लेंगे। सबसे पहले हम मोलैरिटी की बात करते हैं, हम उसको बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। बेटा मोलैरिटी इक्वेशन दो तरीके की आपको मिलेगी। पहली होगी M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ये एक ही क्वेश्चन में होता है, ये रिएक्टेंट साइड रहेगा, ये प्रोडक्ट साइड रहेगा। ठीक है बेटा, इस रिलेशन में है क्या, हमें दो मोलैरिटी दिख रही है, दो वॉल्यूम दिख रहे हैं। वॉल्यूम अगर हमें एक पता है तो हम दूसरी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमारा रिएक्टेंट साइड रह सकता है, ये हमारे प्रोडक्ट साइड। जो चेंजेस आ रहे हैं तो एक ये रिलेशन रहेगा। एक रिलेशन रहेगा बेटा M1V1 बाई N1 इज इक्वल टू M2V2 बाई N2। यहां N1 और N2 बेटा बैलेंस्ड करने वाले जो नंबर होते हैं ना, इंटीजर्स, ये वो होते हैं। सपोज ये कोई सॉल्यूट है, सपोज ये HCl है, तो HCl को अगर हमने दो नंबर से बैलेंस किया तो यहां पर वो लिखा जाएगा। जहां इनका यूज होगा, जैसे ही इनका यूज होगा, मैं आपको वो यूजेस इनके न्यूमेरिकल्स के साथ करवाऊंगी। बस आपको ये याद रखना है कि मोलैरिटी की क्या क्या इक्वेशन है। M1V1 इक्वल्स टू M2V2, M1V1 बाई N1 इक्वल्स टू M2V2 बाई N2। बेटा अगर मुझे एक मोलैरिटी पता है और मुझे दूसरी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, जबकि मुझे पहली वॉल्यूम भी पता है और मुझे फाइनल वॉल्यूम भी पता है, तो मैं अपनी फाइनल वॉल्यूम या फाइनल मोलैरिटी निकाल सकती हूँ। आप इस कंडीशन को बोल सकते हो इनिशियल, और इस कंडीशन को बोल सकते हो फाइनल। इनिशियल यानी शुरुआत के समय, फाइनल यानी जब खत्म होने वाला है, कुछ चेंज हो गया है, तब उसको बोलते हैं फाइनल। ऐसा ही यहां पर होता है, दो अलग अलग रिएक्टेंट होते हैं, ये इनको मिक्स करके कंपेयर करना होता है, तब हम ऐसा लिखते हैं। तो ये तो थी मोलैरिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन और देखते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वेशन थोड़ी सी इससे अलग है, दो केस होंगे और इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो थोड़ा सा समझेंगे उसको। हो सकता है हम लोग इसको ध्यान से ना देखें, लेकिन न्यूमेरिकल में ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज होती हैं। ठीक है, दीज आर शॉर्ट ट्रिक्स, और इन्हीं का यूज हमें करना है न्यूमेरिकल्स के लिए। अब बेटा नंबर 2 पे बात करते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन की। नॉर्मेलिटी इक्वेशन को भी बेटा मैं दो पार्ट्स में बांटूंगी। पहला पार्ट है इफ नेचर ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स हैं, बोथ रिएक्टेंट्स इज सेम। अगर नेचर दोनों रिएक्टेंट का सेम है, सेम का मतलब आइदर बोथ वर एसिड्स और बेसिस, या तो दोनों के दोनों एसिड होंगे या दोनों के दोनों बेस होंगे। तो इक्वेशन क्या लगेगी, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। ठीक है, दोनों में। और जो V3 होता है ना बेटा, जो V3 होता है ये हमेशा V1 प्लस V2 होता है। V1 V2 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। ये फाइनल वॉल्यूम है मिक्सचर की। ये जो चीजें हैं ये मिक्सचर की हैं, यानी जब हमने किसी को मिक्स कर दिया, मिक्सचर की नॉर्मेलिटी, मिक्सचर की वॉल्यूम।
सिमिलरली हमारी होती है मोलैलिटी, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। बेटा यहां पर भी V3 क्या रहेगा, यहां पर भी V3 होता है V1 प्लस V2, ठीक है, ये भी मिक्सचर की है। अच्छा, सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, इफ नेचर इज डिफरेंट, if nature is different, that is one is acid and one is base, अगर nature different है so neutralization occurs, हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में हम रिलेशन लगाएंगे N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। ये फिर से मिक्सचर के लिए है, V3 फिर से V1 प्लस V2 है। और बेटा इसके अंदर मोलैरिटी नहीं लिखते क्योंकि इट इज यूज ओनली नॉर्मेलिटी वाइज ही इस्तेमाल करनी है। और बेटा नॉर्मेलिटी वाइज कैसे इस्तेमाल करनी है, सपोज क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी दे रखी है, अभी रिलेशन बताया था नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी और मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना। अगर नेचर डिफरेंट है तो आप किसी भी हाल में हो नॉर्मेलिटी में आ जाएं और रिलेशन लगाएंगे माइनस वाला, ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए होता है। बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक था नॉर्मेलिटी। बेटा इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप इनको लर्न कीजिए, ठीक है बेटा।